हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गया हूं, जो हमारे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। बच्चों, ये जो हमारा मॉडल पेपर है, ये बोर्ड ने जारी किया था। और बच्चों, हम आपको बता दें, जो बोर्ड ने जिस पेपर का मॉडल पेपर जारी किया है, वहीं से हमारा प्रश्न मैक्सिमम बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। सभी के सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अलग अलग सेटों में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से उसमें सवाल है, सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। और बच्चों, साथ में हम लोग देखेंगे कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बच्चों, हम गारंटी के साथ आपको कह दे सकता हूं कि जो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, ये मॉडल सेट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ये पूरा जो विज्ञान का ये मॉडल सेट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कोई आपको लिख के इतना मेहनत कोई आपको करने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ ही बस मेहनत होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कौन कौन से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो देखते हैं कि कौन कौन से इसमें हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग खंड अ कर लेते हैं। बच्चों, हमारे खंड अ में कितने बहुविकल्पी आते हैं? 20 बहुविकल्पी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बहुविकल्पी हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबसे पहले खंड अ में भी हमारा खंड एक उपखंड बना है। यहाँ पर क, ख और ग बनेगा, जिसमें से क जो है हमारा फिजिक्स से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो बच्चों, हमने आपको ये बताया है कि नहीं बताया? बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ पर ऑप्शन दिया है क क्रिस्टलीय लेंस पर, ऑप्शन नंबर ख दिया है स्वस्थ मंडल पर यानी कर्निया पर, ऑप्शन नंबर ग दिया है परितालिका पर, ऑप्शन नंबर घ दिया है पुतली पर। तो बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका हमने आपको बताया था ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा हमारा आंसर क्या होगा? कार्निया पर। क्या पूछ रहा है? अपवर्तन पूछ रहा है हमारा। किसका पूछ रहा है? लेंस में पूछ रहा है। तो बच्चों, शुरू में हमारा जो कार्निया होता है, यहीं से तो हमारा प्रकाश एंट्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सही, क नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टेजा को निरूपित करता है? तो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन देखो, कह रहा है कि किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा इंटू समय। ऑप्शन नंबर बी देखो बच्चों, कह रहा है कि किया गया कार्य इंटू आवेश। बच्चों, ऑप्शन नंबर ग देखो, कह रहा है कि किया गया कार्य इंटू समय बटा विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। तो बच्चों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, हमारा होता है W इक्वल टू VIT होता है ना बच्चों। हमका क्या पूछा है? V पूछा है, वोल्टेज पूछा है ना। तो V इक्वल टू क्या होगा? W बटा I इंटू T हो जाएगा। यानी इसका बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर किया गया कार्य इंटू धारा इंटू समय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सही, क सही हो जाएगा। बहुत सही बच्चों, ऐसे ही करते रहो बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कब बनाएगा? क्या बनाना है? किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। क्या बनाना है? वास्तविक और बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑप्शन क्या दिया है? क नंबर कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण व वक्रता केंद्र पे हो। नहीं बच्चों, अब ऑप्शन नंबर क देखो क्या कर रहा है? जब वस्तु दर्पण के धूल और फोकस दूरी के बीच में हो। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन नंबर सी देखो दिया है कि जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र पे हो। ऑप्शन नंबर ग दिया है जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पे हो। तो जल्दी बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमने इसको भी बताया है बच्चों। कह रहा है अवतल दर्पण के लिए ना सबसे बड़ा वास्तविक कह रहा है ना, तो अवतल दर्पण के लिए बच्चों हमारा जो सबसे बड़ा बनाना है प्रतिबिंब और वास्तविक बनाना है, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फोकस और इसके केंद्र के बीच में रखना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बच्चों, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु
पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ बच्चों, कौन सा कथन सही है? क्या है? श्यामपट पे बैठा है ना, श्यामपट को नहीं लिख के पढ़ ले रहा है, लेकिन बच्चों क्या नहीं कर पा रहा है? बुक को अपने नहीं पढ़ पा रहा है जो उसके पास है। यानी उसको कौन सा दोष है? कौन सा उसको दोष है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ। दूर की वस्तु उसको दिखाई दे रही है, पास के नहीं दिखा रहे, यानी वो उसको दूरदृष्टि दोष है बच्चों। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में बच्चों हमारा जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है? दूर हो जाता है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? क नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो निकट बिंदु होता है उससे दूर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चों कि 5 प्रतिरोधकताओं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो का उपयोग कितने न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? कह रहा है बच्चों क्या? न्यूनतम प्रतिरोध 1 ओम का 5 प्रतिरोध दिया है और एक का वैल्यू कितना दिया है? 1/5 दिया है। तो न्यूनतम के लिए क्या होता है बच्चों? हमारा जो ओम होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी ये इसका क्या हो जाएगा? 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, यानी सभी को हम लोग क्या कर देंगे? 1 में जोड़ देंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा बच्चों। यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी? सभी में 5 ऊपर चला जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो यानी 5 5 5 हमारा कितना बार जुड़ेगा? 5 बार, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 25। यानी अब ये कितना की वैल्यू है? 1/r की वैल्यू है कितना? 25। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/25। तो ऑप्शन में देखो बच्चों कहाँ 1/25 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि 1/5 ओम, ये हमारा नहीं होगा। अगला देखो, अब अगला नंबर क्या कर रहा है? ख नंबर 1/25 ओम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? क नंबर सही हो जाएगा। बहुत सही बच्चों, ऐसे ही करते रहो। चलो अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम, देखो बच्चों, पूर्व से हमारा पश्चिम की ओर क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबकीय, ये वाला क्या है? एन से एस क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो कह रहा है कि उस बिंदु पर होगी। कह रहा है कि उस बिंदु पर कहाँ होगी? तो आप बताओ बच्चों क्या होगा? तार के ठीक ऊपर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तार के ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कागज तल के तार के उत्तर में स्थित है, या ऑप्शन नंबर डी होगा कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तार के जस्ट नीचे होगा। क्या होगा बच्चों? तार के जस्ट नीचे होगा। चलो बच्चों ऐसे ही बस पढ़ते रहो। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है? अत्यधिक छोटा बनाना है ना बच्चों प्रतिबिंब। तो देखो केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस सभी के द्वारा। तो बच्चों क्या कर रहा है? अनंत पर स्थित है ना, तो कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। यानी हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ग सही हो जाएगा। हमने ये आपको बताया भी था बच्चों। आपको मेरा टारगेट है 20 में 20, टोटल 20 में 20 करना है और 70 में 70 उठाना है। ठीक है बच्चों, 100 से 100% आपको अटेम्प्ट करके आना है। चलो अब देखो उपखंड नंबर घ स्टार्ट हो गया। अब उपखंड नंबर घ में हमारा क्या क्या है बच्चों? उपखंड घ में हमारा आएगा केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। चलो तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि एक मिश्र धातु है। क्या है बच्चों? एक तत्व है, एक यौगिक है, एक संगामी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। बच्चों हमने आपको बताया था ना कि मिश्र धातु हमारी क्या है? संगामी मिश्रण है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? जल्दी कमेंट करो बच्चों। ऑप्शन नंबर ग हो जाए सही। बहुत सही बच्चों, एकदम तोड़ देना है, पेपर को फोड़ देना है। चलो आगे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। किसको बोल रहा है? असंतृप्त बोल रहा है ना, संतृप्त और असंतृप्त, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसी को क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। चलो तो यहाँ ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर दिया है बच्चों कि CH3 CH2 CH2 CH3। बताओ सभी में डबल सिंगल बॉन्ड है ना, ये नहीं होगा। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी ये हमारा सही होगा। अब देखो सी नंबर दिया है CH3 CH3, ये नहीं होगा बच्चों। अब देखो डी नंबर CH3C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिया है, यानी कि हमारा बी और डी दोनों सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो ऑप्शन नीचे दिया है, बच्चे ये समझ रहे होंगे कि यही है। नहीं, ऑप्शन यहाँ पर दिया है बच्चों, समझ रहे हो ना बच्चों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी और डी। बी और डी कहाँ दिया है बच्चों? बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलो कमेंट करो और लाइक करते रहो। ठीक, टारगेट है 1000 लाइक पहुंचाने का। ठीक है बच्चों, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अब देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत लंबा दिया है लेकिन इसको भी कर ले जाओगे, बहुत ईजी है। कह रहा है कि ठोस
कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। तथा साथ में क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है ना, इस प्रक्रिया को चूने का भुजना कहते हैं। इसी को ना कहते हैं चूने का भुजना। तो कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसको चूने का पानी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? सही ऑप्शन देखो बच्चों, ए नंबर कह रहा है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन का पीएच 7 से अधिक है या परिणामी विलयन का पीएच 7 से कम है। तो बताओ बच्चों, जो हमारा ये प्रक्रिया हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा शोषी हो रहा है कि ऊष्मा क्षेपी हो रहा है? तो बच्चों इसमें हमारा क्या हो रहा है? ऊष्मा क्या है? यहाँ खुद कह रहा है ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, यानी हमारा क्या हो रहा है? ऊष्मा क्षेपी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। और कह रहा है कि पीएच 7 से अधिक होगा या कम? तो बच्चों इसका पीएच जो होता है हमारा 7 से अधिक होता है। चूना जो होता है हमारा क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार? जल्दी कमेंट करके बताओ, ये कमेंट करके बताओ कि 7 से ऊपर जो होता है वो अम्ल कहलाता है या क्षार? जल्दी कमेंट करके बताओ। ऊपर का बताना है बच्चों कि 7 के ऊपर जो पीएच मान आता है वो अम्ल कहलाता है या क्षार? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसका मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। देखो कहां पर है? क नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर क हमारा बी सही हो जाएगा। अब चलो बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन सही है? किसका बताना है? परमाणु की परमाणु त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर और आगे क्या दिया है यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया है? चित्र दिया है। कह रहा है कि ये देखो एन से एन तक दिया है, इतना छोटा त्रिज्या, यहाँ से दिया है यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पर बताओ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ से बीच वाला दिया है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पर है ना, तो जहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस चक्कर में लगाते हैं वहां तक उसकी त्रिज्या मानी जाती है, यानी ये हमारा क्या है? सही है बच्चों। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या दिया है? यहाँ पर भी देखो आर यहाँ से यहाँ तक दिया है और यहाँ पर भी लास्ट वाला है, यानी ऑप्शन में ये भी क्या है? सही है। अब इस वाले में देखो आर का वैल्यू कहाँ तक दिया है? दो कक्षाओं के बीच में दिया है, ये भी हमारा क्या है? गलत है। आर की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से पूरा अंत तक होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन कौन सही है? 2 और 3, यानी कि हमारा क नंबर सही हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है बच्चों कि समझ में आ रहा है। चलो अगले देखो, कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुलेमन बीज से करना है उनके उपयोगों के आधार पर। उनके उपयोगों के आधार पर किसके बच्चों? उन अनुप्रयोगों के आधार पर। चलो देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी क्या दिया है? धावन सोडा और दी जाए सोडियम क्लोराइड। तो बताओ बच्चों ब्लीचिंग जो पाउडर है कहाँ यूज होता है? विरंजन में होता है ना। चलो यानी एक का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखो बेकिंग सोडा जो होता है कहाँ यूज होता है? प्रति अम्ल के लिए होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धावन सोडा का यूज कहाँ होता है? कांच बनाने में होता है। चलो सोडियम क्लोराइड का हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाने के लिए होता है, यानी कि ए का डी कहाँ सही है? ए का डी देखो कहाँ मिलाओ? ए का हमारा क्या है? सी है ना, ए का सी, ख और घ दोनों दिया है, तो बी का मिलाओ, बी का हमारा डी, बी का डी ये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी सही हो जाएगा। बहुत सही बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, पक्का 70 में 70 नंबर करके आओगे बच्चों, पूरा तोड़ दोगे, पेपर को फोड़ दोगे। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है डैश 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 नीले निटमस पत्र को लाल कौन करता है? बताओ, नीले को लाल कर रहा है ना, अम्ल करता है, क्षार करता है, लवण करता है? जल्दी कमेंट करके बताओ, लवण अम्ल क्षार सूचक। तो बच्चों नीले को लाल कर रहा है ना, यानी अम्ल करेगा, अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क सही हो जाएगा। बहुत सही पूछा गया है बोर्ड में। चलो ये पक्का बोर्ड में आने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन, एकदम ध्यान से पढ़ते रहो। अब चलो अगला प्रश्न देखो, 14 नंबर कह रहा है कि चूने के पानी से भरी प्रकनली में मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसके मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? क्या होता है? दूध के कलर का हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। तो बताओ बच्चों, चूने का पानी जो होता है CO2 के कारण होता है। किसके कारण? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलो बहुत सही बच्चों, ऐसे ही मारते रहो। चलो अब बताओ 15 नंबर का बताओ जल्दी कमेंट करके। कह रहा है कुछ डायनासोर में एक पीछ क्या है? मौजूद है। तो कह रहा है कि किंतु उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों के पर होते हैं, वो उड़ने में मदद करती हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या सही अर्थ है? कह रहा है कि ऑप्शन में देखो, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, नहीं हुई है। यहाँ पर देखो सरीसृपों और पक्षियों के बीच में कोई विकास संबंध है, नहीं है। दोनों ही जीवों पर समझात अंग है, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाएगा। ये जब तीनों नहीं है, क्यों? क्योंकि पक्षियों की उत्पत्ति किससे हुई है? सरीसृपों से,
सरीसृपों से हुई है, ना कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। बच्चे गलती मार देंगे, ए नंबर। इसको ध्यान से कंठस्थ कर लो क्योंकि पक्का ये पेपर में आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? गहरी परतों से। तो कह रहा है कि हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं? कह रहा है कि जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों पहले हुआ है। नहीं बच्चों, गहरी से हुआ है, यानी बहुत सालों हुआ होगा। यानी ऑप्शन नंबर देखो, जीव का विलोप हजारों वर्ष। यह बच्चा ऑप्शन नंबर हमें ग सही हो जाएगा। दो आपको पढ़ना कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि गहरी परतों में जो होता है उसका विलोप हुआ है, तो वो होगा हजारों साल पहले। चलो अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि चित्र में ए, बी और सी किस क्रम में होंगे? ए और बी, सी का नाम बताना है। ए और बी, सी का नाम बताना है, तो जल्दी बताओ बच्चों। ए हमारा क्या है? ए हमारा प्रखुर है ना बच्चों। बी हमारा क्या है? बी हमारा बीज तंत्र है। सी हमारा क्या है बच्चों? सी हमारा मूलाक्षर है। तो यानी कि ए हमारा प्रखुर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलाओ, ए हमारा क्या है? ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी प्रखुर है। अब बी मिला लो, बी हमारा क्या है? बीज तंत्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, आप कर ले जाओगे। 100% कर रहा हूँ बच्चों, अब बस लास्ट तक देखते रहो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पहला नंबर जीव संरक्षण द्वारा हेतु, पौधों की कटाई के लिए। अब देखो, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या जल के संरक्षण हेतु। तो बच्चों अमृता देवी बिश्नोई पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव के संरक्षण के लिए होगा। एकदम इसको कंठस्थ कर लो, आएगा तो कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है अनुवांशिकता से, कह रहा है कि यदि मटर के गोल हरे के बीच वाले पौधे RRY दिया है, झुड़ी और पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY में संक्रमण कराया जाता है, तो F1 के बीज कैसे होंगे? किसका बताना है बच्चों? F1 का बताना है। यहाँ पर क्या है? RRYY है, यहाँ पर क्या है? RRYY है। इसमें एक्टिव है, इसमें एक एक्टिव है, तो इसमें R है, इसमें क्या है? Y एक्टिव है, तो इसमें से Y R ले लेंगे, इसमें से क्या ले लेंगे? R ले लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क बच्चों, गोला और पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गोला और पीला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करती है? अब बताओ, ये कहाँ दिया है? यहाँ दिया है ना बच्चों। ये हमारा क्या है? जनन तंत्र में मादा के पाया जाता है ना, इसका नाम क्या है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ। हमने इसको बताया था। ऑप्शन कह रहा है गिरिवा कहते हैं, नहीं। योनि कहते हैं, नहीं। गर्भाशय कहते हैं, नहीं। अंडाशय कहते हैं, हाँ। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बच्चों कमेंट करके बताओ। हमने तो 20 बता दिया, आपने 20 में से कितना सही करिया? आप जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों, 20 में आपने कितना सही लगाया है। ठीक है बच्चों, जल्दी कमेंट करो। चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न। अब देखो खंड नंबर ब में क्या है भाई? इसमें अब हमारा करना है लिखित। इसमें भी हमारा 3 उपखंड है। पहला नंबर क्या है? खंड नंबर में हमारा फिजिक्स से पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो 4 नंबर में आओ देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न। देखो खंड क में 4 नंबर का हमारा कितना टोटल क्वेश्चन आता है? 3 आएगा। और 6 नंबर का कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। यानी टोटल हमारे कहाँ इतना आएगा? 18 नंबर का केवल खंड क से आएगा, यानी कि हमारा फिजिक्स से आएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ एक एक करके हम लोग सभी को एनालिसिस करते हैं, कैसे कॉपी लिखा जाएगा, कैसे क्या लिखा जाएगा। चलो, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। किसके लिए बच्चों? जल्दी जल्दी करना है, एकदम फास्ट में, एकदम आपको एकदम रट लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। आपको समझाऊंगा भी और आप एकदम इसको कंठस्थ करते जाइएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। किसके लिए? गोलीय दर्पण के द्वारा। तो देखो बच्चों कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर लिखना बच्चों, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर हमने प्रश्न भी लिख दिया है, लेकिन यहाँ सीधे लिखेगा उत्तर। अब देखो कह रहा है कि दर्पण में कैसे लिखेगा उत्तर? गोलीय दर्पण का बताना है ना, तो सबसे पहले लिखेगा दर्पण में दूरियों के चिन्ह निर्देशांक ज्यामिति के प्रणाली के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? निर्देशांक ज्यामिति के प्रणाली के द्वारा अनुसार किए जाते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति का ऐसे चित्र बनाएगा बच्चों। क्या करना है प्यारे बच्चों? चित्र बनाना है। ऐसे बना लोगे? बना लोगे। अब ये देखो, ये जो हमारा सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है? एक्स होता है। ये हमारा क्या होता है? वाई होता है। अब एक्स और वाई, एक्स हमारा क्या होता है? प्लस, आगे जैसे जाएगा प्लस, ऊपर जाएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस, नीचे जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये हमारा धनात्मक हो जाएगा, ये भी ऊपर धनात्मक। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें होती है किधर से आती है बच्चों? इधर से आती है। यानी कि प्रकाश की किरणें हमारा हमेशा
फर्स्ट, इसको फर्स्ट कहा जाता है, सेकंड कॉलम में आती है कहाँ से, बाईं ओर से। ठीक है बच्चों, कहाँ से, बाईं ओर से, एकदम कंट्रास्ट कर लो। चलो तो अब ये वाला चित्र बना लोगे, एग्जामिनर आपको 4 में 4 नंबर पक्का देने वाला है, क्योंकि 4 नंबर पूछा है। तो कैसे लिखना, कहना कि दर्पण में दूरियों का चिन्ह निर्देशांक ज्यामिति के प्रणाली के अनुसार होता है निर्धारित। अब लिखना, इसके अनुसार दर्पण के धुर को मूल बिंदु मोक्ष अक्ष के लंबवत धुर से गुजरने वाली रेखा को वाई अक्ष मानते हैं। क्या लिखना है, यो हमने बताया, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स अक्ष, इसको क्या मानते हैं, वाई अक्ष, और जहाँ ये काटता है उसको मानते हैं ध्रुव। ऐसे लिख देना। और देखो बच्चों, अब ये लिख देना, अब यहाँ पर चित्र में समझो कि इधर से इधर जाएगा। देखो ये वाला हमारा जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष से अगर पीछे जाओगे तो हमारा क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। अगर वाई अक्ष के सामने जाओगे तो क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ आगे ये पीछे क्यों जाओगे, यानी बाईं ओर जाओगे तो इधर के सभी वैल्यू क्या होगा, माइनस, इधर क्यों जाओगे तो सब प्लस होगा। हाँ, अब बताओ ये हमारा क्या है, उत्तल, ये हमारा क्या बच्चों, उत्तल दर्पण, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। तो बच्चों ये बताओ, उत्तल जो दर्पण है उसका फोकस कहाँ है, यहाँ पर है, इसका क्या है, यहाँ है, तो इसका ये पीछे की ओर है, बाईं ओर है, यानी इसका फोकस क्या होगा, अवतल का, माइनस में ले जाएगा, इसका क्या ले जाएगा, प्लस में ले जाएगा, क्योंकि ये आगे है। यही बस आप समझाना, इतना समझ जाओगे कर ले जाओगे। चलो तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना। सबसे पहले बच्चों आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्या करना है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट लिखना है कि गोलीय दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। कहाँ से डाली जाती है बच्चों, बाईं ओर से डाली जाती है। अब लिखना बी नंबर, समस्त दूरी दर्पण के धुर से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। हमने बताया ना, दर्पण के अनुदिश मुख्य अक्ष से नापी जाती है। अब एक पॉइंट लिख देना कि दर्पण की बाईं ओर ऋणात्मक मानी जाती है और दर्पण की दाईं ओर धनात्मक मानी जाती है। इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपको 4 में 4 नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों, अब अगला, चलो बच्चों अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टमटमाते हैं और जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्या पूछ रहा है, अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखोगे, उत्तर लिख देना। कहना कि अच्छा अपवर्तन पूछ रहा है ना, तो अपवर्तन का देखो सबसे पहले इसे चित्र बना लेना। ठीक, एक हमारा एक माध्यम ऊपर 1 लिख लेना, एक लिख लेना माध्यम 2। अब बताओ बच्चों हमारा अपवर्तन क्या होता है। मान लो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाता है तो ये मान लो हमारे प्रकाश की किरणें आ रही है, जब ये आती है तो सीधे जाना चाहिए, जो हमने डाट डाट लगाया है सीधे न जाकर वो क्या होती है, घूम जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और तो और बच्चों, और जब ये कट के और जो भाग हमारा रिफ्लेक्ट होकर पूरा बाहर चला जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अपवर्तन क्या है। तो इसको देखो कैसे लिखना। लिखना कि जब किसी एक माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जो पारदर्शी होता है तो आपतित किरण का कुछ अंग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि आ रहा है चला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब लिखना बच्चों, तथा दूसरा अंश दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करता है। क्या होता है बच्चों, मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विचलन के ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो जो विचलन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इतना लिख देना बच्चों, एकदम नंबर एकदम फुल में फुल देगा। ये चित्र बना लेना, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन, यहाँ से किरण आ रही है रिफ्लेक्ट हो जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वही हमारा क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बताओ कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। तो पहली बात बच्चों, जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश खुद उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रह हमारे उत्पन्न नहीं करते हैं। और बात, जो हमारे तारे होती हैं, मान लो ये हमारा क्या है, तारा है, ये हमारा क्या है, तारा है, ये हमारा क्या है, तारा है, ये अलग अलग तारे हैं। जब इनसे लाइट आती है तो यहाँ पर हमारा अलग अलग क्या होता है बच्चों, अलग अलग लेयर बना रहता है। अलग अलग क्या होता है बच्चों, लेयर बना होता है। किसका लेयर, हवा का। बच्चों हम लोग जो हवा लेते हैं, वायुमंडल है हमारा, ये हवा उस लेयर बना है। तो मान लो यहाँ पर नीचे वाले लेयर में हम लोग का घन जो होता है, बहुत हवा जो होता है घन होता है, उसके ऊपर वाले लेयर में कम घना होता है। उसी प्रकार आयतन अलग अलग क्या होता है, सभी का अलग अलग होता है। जब यहाँ से लाइट आती है तो यहाँ पर हवाओं का लेयर क्या होता है, अलग अलग माध्यम बना लेता है, जिसके कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में हवाओं के लेयर से। तो बच्चों ये बताओ, हमने अभी आपको क्या बताया,
अपवर्तन का नियम क्या कहता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से लाइट आएगी तो एक माध्यम से आएगी तो दूसरे माध्यम में जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, फिर आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब विचलन हो जाएगी, विचलन होगी। अब मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर से जब तुम तारे को देखोगे तो वो क्या होगा, लाइट इधर उधर विचलन होते हुए आ रही है तो हमारी आंखों के ओझल पे क्या होगा, नहीं गिरेगा, तो इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हैं। इतना लिख देना है बच्चों। क्या लिखना है कि वायुमंडल में हवा की कई परतें होती है, ये परतें तारों की रोशनी से पथ बदलती है जिससे रोशनी नजरों को ओझल प्रकट करती है, जिससे हमारे तारे टिमटिमाते हैं। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर 4 में 4 नंबर देगा। एकदम ऐसे चित्र बना देना है, ठीक है बच्चों। बहुत मेहनत किया हूँ आपको बच्चों, एकदम लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जिसका जिसका पेपर है। चलो अब अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। बताओ बच्चों, 3 ओम दिया है ना, और 3 ओम को ऐसे जोड़ना है कि हमारा जो टोटल ओम हो 4 ओम हो और 1 ओम हो। ठीक है बच्चों, तो आओ देखो, सबसे पहले देखो बच्चों कैसे करोगे। क्या दिया है हमारा 3 ओम दिया है, तो सभी को मान लो, एक को मान लो R1, एक को मान लो R2, एक को मान लो R3, तीनों को हमने मान लिया R1, R2, R3। अब बच्चों देखो, अब हम लोग मान लो R4 के लिए सबसे पहले हम लोग 4 ओम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, अलग जोड़ देंगे सीरीज क्रम में। अब इनका जो समांतर क्रम में है तो इनका क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6, और जो वैल्यू आएगी इसके साथ जुड़ जाएगी। इनका जो दोनों का ओम होगा इसका ओम के साथ जुड़ जाएगा, हमारा आ जाएगा वैल्यू। इस प्रकार से जोड़ना है बच्चों। ये हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत पूछेगा, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या लिखेंगे, तो अब समांतर क्रम के लिए ये वाला समांतर के लिए 1/3 हो जाएगा और प्लस 1/6 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही लिखना है जिसे बोल रहा हूँ। तो अब बताओ, दोनों का लसो 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी 1/2, यानी 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यानी r की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी इन दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ से 2 और 2 हमारा 4 हो जाएगा, यानी हमारा टोटल ओम कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कमेंट करते रहो और लाइक करते रहो। अब अगला प्रश्न देखो, अब अगला क्या है, 1 ओम के लिए। अब 1 ओम हमको निकालना है, 2 और 3 6 दिया है ना, तीनों को समांतर में जोड़ दो, 1 आ जाएगा। तो तीनों को समांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3 जोड़ दो, 1/2, 1/3, 1/3 सभी को जोड़ोगे, लसो 6 ले लोगे, हमारा गुणा भाग करोगे 6/6 होगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हमने आपको 4 नंबर के तीनों को प्रश्न बता दिया। अब देखो, ये देखो चौथा नंबर कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक कह रहा है कि हस्त नियम, दक्षिणा हस्त नियम पूछ रहा है, और एक कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। कह रहा है विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। बताओ बच्चों, विद्युत मोटर के बारे में हमने आपको बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया तो चलो एक बार और देख लो कि विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं बच्चों विद्युत मोटर क्या होता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देगा ना, किसी एक को करना है, यहाँ पर अथवा लिखा है इसको करो या इसको करो, तो आपको हमने बताया विद्युत मोटर एकदम कर लेना है। चलो बच्चों, एकदम पेपर में तोड़ फोड़ कर देना है बच्चों, एकदम एग्जामिनर को कहना है एकदम खुश कर देना है, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे बस लिख देना है। अब देखो हेडिंग क्या डालोगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में लिखना है। क्या लिखोगे, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरित करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, यांत्रिक मतलब हमारा मैकेनिकल वर्क। अब देखो बच्चों, हमारा इसका चित्र बना लेंगे, चित्र बनाओगे यहाँ से तुमको 2 नंबर देगा, और लिख दोगे तो 4 नंबर, 6 नंबर में पूछा है। अब देखो ये हमारा क्या होता है नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या होता है साउथ पोल, 2 चुंबक लगे होते हैं, दोनों के बीच में हमारे कुंडली होता है जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। एक हमारा तीसरा पार्ट होता है वलय। वलय पूछ रहा है ना कि वलय का काम क्या है, ये है, ये हमारा क्या है वलय। वलय का काम ये होता है कि धारा के मान को चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र में समझ लो कैसे काम करता है। मान लो ये हमारा क्या है, बैटरी है, बैटरी से हमारे घर में आता है, यहाँ पर मान लो बैटरी है, यहाँ से लाइट दिया जा रहा है। अब लाइट हम किसको दे रहे हैं, वलय को दे रहे हैं। वलय हमारा लाइट किसको दे रहा है, कुंडली को दे रहा है। कुंडली किसको कहते हैं, आर्मेचर को। आर्मेचर में जब हम लोग बिजली देंगे, घरों पे जो आता है बिजली देते हैं, अब इसमें बिजली देंगे तो क्या होगा,
अब इस चुंबक में बिजली आएगा, इसमें अब क्या होगा, ये कुंडली है, एक प्रकार का सिस्टम है, आयताकार कुंडली है। आयताकार कुंडली में जब हम लोग लाइट देते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जो एन और एस के बीच में अब चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण अब ये रोटेट करने लगता है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबक की भांति काम करता है। एन एन को ठेलता है ना, एस एस को ठेलता है और एन एस को आपस में घसीटता है, चिपकाता है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। इतना याद रखना, इसीलिए हमारा क्या होता है, रोटेट करने लगता है। जो हमारा पंखा होता है इसी पे क्या होता है, इसी सिद्धांत पे आधारित है। यही हमारा विद्युत मोटर होता है, जो हमारा टुल्लू होता है विद्युत मोटर होता है। चलो अब देखो क्या लिखोगे सिद्धांत में। सिद्धांत में क्या लिखना है बच्चों, सिद्धांत में लिखना है कि जब तारों की बंधी कुंडली PQRS में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देना। अब आगे लिखना, हमने अभी बताया ना, यदि उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो क्या होगा, चुंबक के आकर्षण से घूमने लगेगा। इतना पॉइंट लिख देना बच्चों। अब आगे लिखना थर्ड पॉइंट में लिखना कि कुंडली में धारा का मान 0 से 180 पर बदल दी जाती है। क्यों बदल दी जाती है, ताकि उसका चुंबकीय दिशा लगातार घूमते रहे। ठीक है बच्चों, ताकि उसकी द्विध्रुव की दिशा बदल जाए, फिर 180 से 360 तक घूमने लगे। इसको बदलने के काम कौन करता है बच्चों, हमने अभी आपको बताया, बल काम करता है। चलो अब अगला देखो, रचना में क्या लिखोगे, विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों, एक होता है आर्मेचर, एक होता है क्षेत्र चुंबन, एक होता है विभक्त वलय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्मेचर क्या है, यह हमारा एक आयताकार तांबे की तार होता है। तो ऐसे लिखना कि यह तांबे के पतले तार होते हैं जिनकी आकृति आयताकार होती है, जो अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूम जाता है। एकदम ऐसे कापी लिखोगे, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। अब देखो अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, क्षेत्र चुंबन। यह क्या है बच्चों, यह होता है, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबन होता है जिनके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। एकदम इसको कंट्रास्ट कर लो, एन और एस होते हैं। एन से एस की ओर हमारा क्या होता है बच्चों, एन से हमारा एस की ओर इसकी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चलो बच्चों अगला प्रश्न, अगला क्या कर रहा है पॉइंट, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है, यह दो अर्धवृत्ताकार वलय होता है। इसी के बारे में पूछा है, कह रहा है ना कि इसका कार्य बताओ। तो इसका कार्य यही है कि धारा का मान को चेंज करना। तो ऐसे लिखना कि दोनों सिरों एक एक अर्धवलय से जुड़े होते हैं तथा ग्रेफाइट के टुकड़े को स्पर्श करते हैं। चलो बच्चों, कार्य विधि में अब हेडिंग डालना, कार्य विधि जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख देना। कहना, जब मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रश तथा विभव खंडों से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है और तथा कुंडली घूमने लगती है और वलय का काम कुंडली की धारा की दिशा बदलना होता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख दोगे, एकदम एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरण नंबर अब क्या हो गया, ख स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ से केमिस्ट्री हो गया। सबसे पहले समझ लो, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर यहाँ से, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर यहाँ से उठा लोगे बच्चों। चलो तो अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 5वां क्या कर रहा है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। कौन कौन का क्या करना है, संरचना बनाना है। क्या दिया है, क्लोरोप्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल या पेंटोनोइक अम्ल। तो बच्चों आओ देखते हैं सभी क्वेश्चनों को कैसे संरचना बनाया जाता है। सबसे पहले क्या दिया है, क्लोरोप्रोपेन। तो आओ देखते हैं क्लोरोप्रोपेन का कैसे बनाओगे। तो बच्चों यहाँ देखो उत्तर लिखना है, उत्तर में क्या लिखा है, ए नंबर क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन बोल रहा है ना बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक याद करो, कैसे बनाओगे। यहाँ पर देखो प्रोपेन बोल रहा है ना, यहाँ देखो प्रोपेन के लिए सबसे पहले ये वाला ट्रिक याद करो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट बेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा। 1 कार्बन होगा तो मेथ कहलाता है, 2 कार्बन होगा तो एथ कहलाता है, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो वेक्टा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद कर लेना। ये क्या है, कार्बनों की संख्या है। अब बताओ बच्चों इसमें क्या दिया है, प्रोपेन दिया है ना बच्चों, प्रोपेन। ये क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन क्या है ना, तो प्रोपेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोप का क्या है 3, यानी कार्बनों की संख्या 3 होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐसे कार्बन बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब 3 कार्बन के बनाने के बाद अब आगे वाला पार्ट देखेंगे। आगे क्या दिया है, क्लोरो दिया है, तो क्लोरो एक में जोड़ देंगे क्लोरीन। क्लोरो का मतलब क्लोरीन, तो इसमें क्या कर देंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे। अब जो बच रहे हैं सभी का बांड पूरा कर देंगे। कार्बन का टोटल कितना होता है, 4 बांड होता है। तो एक इसके साथ क्लोरीन,
दो हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ और तीन ये इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। अब देखो बी नंबर बच्चों, बी नंबर क्या कह रहा है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अब 2 मेथिल प्रोपेनॉल कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रोपेनॉल कह रहा है, प्रोपेन का क्या होता है 3, तो 3 कार्बन बना दो, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है नॉल, नॉल जो होता है बच्चों, एल जो होता है OH का होता है, नॉल यहाँ पर जुड़ेगा वो हमारा OH होता है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, OH जोड़ देना, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, एकदम कंठस्थ कर लेना। अब देखो कह रहा है आगे वाला पार्ट, कह रहा है कि 2 मेथी, 2 का मतलब ना कि जो कार्बन की संख्या प्रोपेनॉल में दूसरे नंबर पर है वहां पर क्या है, मेथिल है, यानी 1 और 2 दूसरे नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा, एक मेथिल बना देना है। मेथिल का क्या होता है, मेथ, एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन यहाँ पर जुड़ गया और इस सभी का बॉन्ड क्या कर देंगे, हाइड्रोजन पूरा कर देंगे, 4 4 4 सबका बॉन्ड होता है, H H H सभी में जोड़ देना है। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, संरचना तैयार हो जाएगी। अब देखो अगला, अगला देख लोगे तो एकदम क्लियर हो जाओगे। अब कह रहा है कि 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का बताओ। अब बताओ बच्चों ये क्या कह रहा है, HC। अब देखो कह रहा है, सबसे पहले देखो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का हमने अभी क्या पता है, 4 कार्बन, 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 लाइने से कार्बन। अब क्या बोल रहा है, नॉल, नॉल बोल रहा है, ऑल बोल रहा है, यानी OH जोड़ दो, ठीक है बच्चों, OH जोड़ दिए। अब कह रहा है ब्यूटेनॉल का हो गया, ब्यूटेनॉल के स्ट्रक्चर तैयार। अब आगे वाला देखो कह रहा है ना कि 2 डाइल मेथिल, क्या कर रहा है बच्चों, 2 डाइल मेथिल, यानी कि इसका 2 का मतलब हो कि दूसरे नंबर पे क्या है, डाई मेथिल है, किसके, कार्बन के दूसरे, तो 1 2 इस पे क्या है, डाई मेथिल है, कितना है 2, एक का मतलब कि 2 है और एक का मतलब कि दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पर 2 क्या बना देंगे, मेथिल बना देंगे, तो एक और कार्बन जोड़ के HH बना देना। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर तैयार, एकदम इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, आएगा पक्का बना लोगे। अब HH सभी में पूरा कर देना है 4। ये देखो कार्बन है 1 2 3 4 सभी के साथ 4 4 जोड़ देना है। चलो अगला कह रहा है चौथा नंबर पेंटोइक अम्ल का। यहाँ बताओ बच्चों, पेंटोइक अम्ल, ओइक अम्ल किसका होता है, COH का होता है, यहाँ पर COH का स्ट्रक्चर बना देना। अब किसका बोल रहा है, पेंटोइक, हमने बताया ना पेंटा 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिया। अब जो हाइड्रोजन बच रहा है सभी में हाइड्रोजन जोड़ दो, स्ट्रक्चर तुम्हारा तैयार, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। चलो अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर जो अगला देखो क्या कह रहा है। अब बच्चों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, कौन कौन, 10 20 7 14। कह रहा है कि तत्वों को पहचानिए, आवर्त सारणी में इन तत्वों की संख्या समूह आवर्त सारणी पहचानिए। बच्चों कितना नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में पूछा गया है। कितना नंबर में बच्चों, 4 नंबर में। इसको आएगा तो तोड़ देना है, फोड़ देना है। चलो देखो कैसे तोड़ोगे, कैसे इसको फोड़ोगे, एकदम एग्जामिनर को कैसे खुश करोगे। कह रहा है पहला 10 नंबर का लिखना उत्तर में, परमाणु क्रमांक 10, तत्व का नाम नियोन, 10 किसका है, नियोन का। समूह पूछ रहा है, समूह हमारा 18। आवर्त पूछ रहा है, आवर्त हमारा 2, मार देना बच्चों। चलो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, परमाणु क्रमांक 20, तत्व का नाम कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा। समूह का नाम 2, समूह जो है क्या है, कैल्शियम का 2 होता है। आवर्त क्या होता है, 4 होता है, एकदम इसको याद कर लो बच्चों। चलो अगला क्या लिखोगे, परमाणु क्रमांक 7 है किसका, तत्व का नाम क्या है, 7 जिसका है नाइट्रोजन है। 1 से लेकर 30 तक बस आपको याद करना है, इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। समूह कौन है, 15। आवर्त क्या है, 2 आएगा, एकदम मार देना है, एकदम एग्जामिनर को खुश कर देना है, एकदम ऐसे ही लिखना है। कहना परमाणु क्रमांक कितना है, 14। तत्व का नाम क्या है, सिलिकॉन। समूह क्या है, 14। आवर्त क्या है, 3। ऐसे बना के लिखोगे, एग्जामिनर आपको 4 में 4 नंबर दे देगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 6 नंबर का, कितना नंबर का, 1 नंबर का दिया है। चलो देखो यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अलग अलग दिया है ना बच्चों। यहाँ पर देखो 7 दिया है और प्लस में अथवा कह के दिख रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। कोई ये करना है तो ये करना है। ये पे कितना नंबर का है, 6 नंबर का है बच्चों। तो कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संचारण क्या है, भोजन क्या है, इसी को क्या कर लेना, जो इजी है उसी को करना जाता है, इसको कर लेना। तो चलो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन मतलब संयुक्त होते हैं, 2
एटम आपस में संयुक्त होते हैं उन्हीं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं। यानी कि दो अणु मिलके एक अणु हो जाएंगे, उसी को तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम याद कर लेना। अब देखो कैसे लिखना, ये पक्का पेपर में आएगा बच्चों, एक एक प्रश्न आने वाला है, एकदम कंठस्थ करके चले जाना। अब उदाहरण लिख देना कि सोडियम तथा क्लोरीन से जल कर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। जैसे N2Na प्लस Cl2 2NaCl, यहाँ पर दो एटम है, एक एटम N है, एक है क्या है क्लोरीन, दो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक अणु बना रहे हैं NaCl। तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, ऐसे लिख देना कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, COCl2। दो मिल रहा है, एक बनना है, इसको कंठस्थ कर लो, ऐसे लिख देना। अब देखो अगला क्या कह रहा था, ये हो गया संयोजन। दूसरा कह रहा था संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है बच्चों, देखो संक्षारण आता है तो पहले हेडिंग डालना B नंबर संक्षारण। संक्षारण बच्चों जो लोहा है, सभी के घर में लोहा होता है, तो वो लोहा में हमारी क्या होता है, नमी लग जाती है। नमी होने के कारण वो लोहा जो होता है क्या होता है, दिन प्रतिदिन संक्षारण होने लगता है, मतलब वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है, उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो ऐसे लिखना कि नम वायु के संपर्क में आने पर सतह के धातु का क्षरण क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। फिर पॉइंट 2 लिखना, यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। डैट इज जैसे कि जंग लगना, डैट इज चांदी का बदरंग। चांदी तो होगा आपके घर में, चांदी बदरंग क्यों होता है, संक्षारण के कारण। अब बताओ बच्चों इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय यह है कि लोहे की संक्षारण को रोकने के लिए हम इसे पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। चलो बच्चों C नंबर देखो, C नंबर क्या पूछा था, वर्जन। वर्जन क्या होता है, वर्जन हमारा होता है सांद्रित अयस्कों को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसे गलनांक के नीचे निम्न ताप पर वायु की नियंत्रित की मात्रा को गर्म करने की क्रिया ही वर्जन कहलाता है। दो मटेरियल को लेकर बच्चों आपस में मिलाकर वायु हवा में रहना चाहिए और उसका ताप कम होता है और उसको मिलाएंगे, उसी को हम लोग वर्जन कहते हैं। एकदम कंठस्थ कर लेना, एकदम एग्जाम्पल में इसे लिख देना। क्या लिखोगे कि संयुक्त अयस्कों को अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वाले ताप पर हवा की मात्रा में मिलाकर उसको क्रिया कराना ही वर्जन कहलाता है। गिट्टी बनते हुए देखे हो, गिट्टी जो हमारा बनता है रोड ढलाने के लिए, कम आंच पे उसको देरी तक क्या होता है, करतार की मात्रा मिलाकर गिट्टी में उसको गर्म किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। लिख देना कि वर्जन क्रिया में अयस्क पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। 6 नंबर पाना है ना बच्चों, वीडियो को लाइक करो, एकदम 6 नंबर एकदम पा के रहोगे, 70 में 70 नंबर करके आओगे। टारगेट हमारा ही है 70 में 70 करने का। तो यहाँ क्या लिख दोगे बच्चों, वर्जन क्रिया में अयस्क पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको क्या बताया, सभी केमिस्ट्री के फार्मूला, सभी केमिस्ट्री के पूछे जाने वाले सवाल बता दिए। अब हमारा क्या आएगा, अब आएगा बायोलॉजी से पूछे जाने वाले सवाल। चलो देखते हैं बायोलॉजी से कौन कौन सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों खंड नंबर ग, ये हमने सभी बता दिया। अब खंड नंबर ग देखो, जो ग होता है बच्चों, ग क्या होता है, ये आपको पक्का है कि कोई लिख के नहीं बताएगा, हम आपको लिख के बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना लिख के आइएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ कि 70 में 70 करके आओगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक तुम देखते रहो। चलो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संकरों की संतति की विशेषता बताइए। कह रहा है गोला, पीला, झुर्रीदार, ये क्या करना है, आपस में रिएक्शन बताना है। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रहा है, सभी का क्या करना है, रिएक्शन करके बताना है। ध्यान से देखो बच्चों, सभी का क्या कर रहा है, रिएक्शन करके बताना है ना। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर गोला है, यहाँ पर हरा है ना, यहाँ पर X है ना, तो क्या करेंगे, इधर से R ले लेंगे और इधर से Y ले लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, गोल और हरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गोल और पीला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार और हरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गोल और हरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, F1 का हमने बताया, क्या बताया, F1 का बताया। ये सभी का क्या हो जाएगा, F1 संतति हो जाएगा। इसको ऐसे बना के लिख दीजिएगा। चलो अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कर रहा है कि रंध्रों की खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसको कंठस्थ कर लेना, पक्का कल के पेपर में आएगा, 100% कह रहा हूँ, ये आने वाला है। चलो तो क्या होता है रंध्रों के बारे में, तो देखो बच्चों जो रंध्रों होता है
जो पेड़ पौधा में पाया जाता है वो क्या होता है, कैसे बंद होता है, खुलता है। देखो ऐसे लिखना कि रंध्र के बंद होने तथा खुलने की क्रिया उनकी गार्ड सेल की स्थिति तथा स्लट दशा पर निर्भर करता है। दो दशा होता है बच्चों, एक याद रखना स्फीति दशा, एक होता है स्लट दशा। स्फीति दशा में क्या होता है, हमारा जो हमारा पोटासियम होता है एकदम बंद होता है, मतलब कम होता है, और स्लट में हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो अगला लाइन क्या लिखना, अगला लिखना कि जब गार्ड सेल स्फीति दशा में होता है तो छिद्र खुल जाता है, और जब स्लट दशा में होता है तो बंद हो जाता है। ये दो हमारी दशाएं होती है। अब देखो चित्र कैसे बनाना, ये हमारा क्या है बच्चों, रंध्रो है। यहाँ पर देखो बंद है, यहाँ पर क्या है, खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है, यहाँ पर देखो ये तीर दिख रहा है, ये तीर इस पे प्रेशर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जस्ट समझो कि यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा जब इन करेंगे, इसमें मान लो हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा, ये गोला आपको दिख रहा है, ये जो इधर हमारा क्या है, इसमें एक बड़ा है पोटासियम। क्या बना बच्चों, पोटासियम। पोटासियम भरने के कारण क्या हो गया, पानी का दबाव है, दबाव के कारण क्या है, बंद है। अब अगला रिएक्शन क्या होगा, पोटासियम इन होगा, वाटर क्या होगा, इन होगा। जब वाटर और ये क्या होगा, जब बाहर होंगे तो क्या होगा, प्रेशर हमारा रिलीज होगा। प्रेशर रिलीज होगा यानी तीर हमारा क्या होगा, ऊपर मुखी होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, खुलने लगेगा धीरे धीरे। ये क्या हो गया, खुल के बड़ा हो गया। यही हमारा क्या होता है, रंध्रों की खुलने। ये वाला स्थिति क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है, ये वाला स्फीति कहलाता है, ये वाला हमारा स्लट दशा कहलाता है। ये दो चित्र बना देना, एग्जामिनर को फुल में फुल नंबर देगा। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या लिख देना कि अतः जब पोटासियम अंदर जाता है तो वो फैल जाता है, तथा जब पोटासियम या वाटर बाहर आता है तो सिकुड़ जाता है या बंद हो जाता है। इतना पॉइंट लिख देना, एकदम आपको एग्जामिनर 4 में 4 नंबर देने वाला है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 10वां, रंध्र हो गया। अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव कीजिए। 4 नंबर में आया है, पक्का आने वाला है बच्चों। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है ना, तो देखो इसको क्या लिखना, ऐसे लिखना कि कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम करना चाहिए। जो हमारा परिवहन होता है उसका क्या करना चाहिए, कम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है तो उसको क्या करना चाहिए, कम होना चाहिए। किसका, गाड़ियों का। अब किसका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए, उद्योगों की चिमनियों में स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए। जो हमारा चिमनी है उसमें क्या लगाना चाहिए, स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है, कार्बन के अणुओं को अपने आप में सिमेट लेता है, जिससे हमारा वायुमंडल क्या होगा, सुरक्षा रहेगा, वायुमंडल में CO2 नहीं फैलेगा। अब क्या होगा, पारंपरिक डीजल और पेट्रोल आधारित वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब देखो ये पॉइंट तो लिख ही दोगे बच्चों, लिख नहीं दोगे, पक्का लिख दोगे। कहना कि जो कचरे जो होते हैं, कौन जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, खाद में बदल देना चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, पूरा वातावरण शुद्ध रहेगा। और क्या होना चाहिए, पेड़ की कटाई कम करनी चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, और हमारा जो ईंधन है जो जलने वाली है उनका यूज कम करना चाहिए। सोलर सिस्टम का, बिजली का, इन सभी का यूज ज़्यादा करना चाहिए। और एक लास्ट लिख देना कि गैस जो जहरीली होती हैं उनका उपयोग सही तरीके से सही मात्रा में करना चाहिए या उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना लिख दोगे, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर दे देगा। जो पॉइंट बता रहा हूँ एकदम कंट्रास्ट करके जाना। हमने कितना बताया, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख दोगे। 7 पॉइंट बहुत होता है, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। पहला नंबर क्या, परिवहन का उपयोग कम करना चाहिए, चिमनियों को सही तरीके से प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए, डीजल और पेट्रोल के आधारित नहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल कचरों का खाद में बदलना चाहिए, पेड़ की कटाई कम करना चाहिए, और क्या बच्चों, ईंधन का यूज कम करना चाहिए, और गैस जो जहरीली है उनका कम यूज करना चाहिए। इतना। अब देखो बच्चों लास्ट प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि विक्रों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए, या मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कोई एक करना है बच्चों। तो चलो हम बताते हैं विक्रों में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है
वीक हेडिंग डाल देना है और वीक हेडिंग डालने के बाद इसके बारे में हल्का फुल्का लिख लेना है। उसके बाद लिखना है कि मूत्र निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि वीक हेडिंग डालोगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखना कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग विक्र होता है, यानी किडनी होता है। क्या लिखोगे? किडनी होता है। उसके बाद क्या लिखोगे? इसका काम रुधिर में यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है। क्या होता है बच्चों? इसको मूत्र के रूप में बाहर निकालने के लिए क्या? यूरिया, यूरिक अम्ल, शुद्ध वस्तु को बाहर निकालना होता है। ठीक है बच्चों, एकदम कंठस्थ करते जाओ। अब लिखना दूसरा पॉइंट कि मनुष्य में एक जोड़ी विक सेम के बीज के आकार की होती है। सेकेंड नंबर क्या लिखोगे? उसका आकार कैसा होता है? याद रखो, सेम के आकार का होता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रत्येक विक लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इतना लिख देना है। क्या लिखोगे? 10, 6, 2.5 याद कर लो। अब अगला देखो, चौथा नंबर लिखोगे आंतरिक संरचना में विक 2 भागों में बटा रहता है। पहला नंबर कॉर्टेक्स, दूसरा नंबर मेडुला। क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स और मेडुला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला देखना इसका क्रियाविधि। क्रियाविधि में लिखे हुए क्या कि इसका काम उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र बनाने में होता है। अब इसका पहले चित्र समझ लो। चित्र बनाना पड़ेगा आपको, 6 नंबर लाना है तो चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों। जल्दी कमेंट कर बताओ कि किसको बनाने आता है, किसको नहीं बनाने आता है। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक डंडा खींच लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संग्राहक नली हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 कलर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्या है? कोशिका अस्तवक है। कोशिका अस्तवक में क्या होता है? हमारे शरीर से जो ब्लड आता है, जो हमारा रुधिर होता है, यहाँ पर एंट्री होता है। अब यहाँ से ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक यहाँ आपको नीला दिख रहा है, एक यहाँ पर पीला दिख रहा है। ये जो पीला है बच्चों, पीला वाला मोटा होता है नली और ये वाला पतला नली होता है। अब बताओ बच्चों, सबसे ज़्यादा ब्लड किस में जाएगा? मोटे वाले में जाएगा ना, क्योंकि मोटा है। अब मोटे में जाने के कारण इसमें क्या होता है? प्रेशर बढ़ने लगता है, दाब बढ़ने लगता है। किसका? ब्लड का। अब इसमें दाब खूब बढ़ने के कारण जो हमारा खून होता है, जो रुधिर होता है, उसमें के कोशिकाएं और जो हमारी प्रोटीन होती है, क्या होती है? बाहर निकलने लगती हैं दब के, प्रेशर के कारण। अब बाहर निकल के कहाँ जाएंगी? छोटे छोटे ये जो नलियाँ लगी हैं इसमें निकल के और हमारे बॉडी में चली जाएंगी। अब बताओ मोटे पाइप में क्या बचेगा? अशुद्ध क्या बचेगा? अशुद्धियाँ बच जाएंगी, क्योंकि प्रोटीन और विटामिन जो भी हमारी कोशिकाएं हैं वो तो निकल के पतली वाली में चली गई, शरीर के हमारी बॉडी में चली गई। और जो हमारे अशुद्धियाँ हैं जैसे कि यूरिया, अम्बिकल, जो भी हमारे हैं, ये क्या हो जाएंगे? सब इस वाले में आ जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा? ये हरा वाला दिख रहा है, यहाँ से चला जाएगा संग्राहक नलिका में और वहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से चला जाएगा मूत्र वाहिनी में, वहाँ से हमारा मूत्र बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से हमारा किडनी वर्क करता है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। ये वाला जो हमारे दोनों नलिया का पूरा गुच्छा रहता है, ठीक है, एक मोटा होता है, एक पतला होता है। तो ऐसे लिखना कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है तब केशिका गुच्छ में दाब बढ़ने लगता है। क्या होता है? हमने बताया, दाब बढ़ने लगता है। अब लिखना दाब बढ़ने के कारण केशिका गुच्छ में उपस्थित रुधिर के विटामिन व कोशिका उनको छोड़कर कोशिका गुच्छ के पतली बिछी में छन कर चले जाते हैं। हमने बताया ना क्या क्या छन के चले जाते हैं? एक हमारा प्रोटीन, एक हमारा कोशिका, ये दोनों क्या होते हैं? छन के हमारे वापस चले जाते हैं पतली वाली नली में। अब बड़े वाली नली में जो होता है उसी के बारे में लिख देना कि अब छने हुए द्रव में अधिकांश जल तथा अन्य घुलनशील पदार्थ यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल आदि रह जाते हैं। अब वो क्या होता है? छनने की क्रिया को ही अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो छानने वाला प्रोसेस है, छन्नी वाला जो छाय होता है, छन्नी को छानता है, इसी तरह जो ब्लड में से यूरिया को छानता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। इतना पॉइंट लिख दो, एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर देगा। चलो अगला लिखना क्या कि छन्ने हुए यूरिया, अम्ल, लवण आदि जो होते हैं विक्स में रहते हैं और ये मूत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जिसे मूत्र कहा जाता है। मूत्र जो होता है विक नालिका से होते हुए संग्राहक नालिका में तथा वहाँ से होते हुए मूत्रवाहिनी में तथा वहाँ से वो मूत्राशय में चला जाता है और हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इतना पॉइंट लिख दोगे, एग्जामिनर आपको
फुल में फुल नंबर दे देगा। ये चित्र बना लोगे और इस प्रकार से हमने बच्चों आपको क्या बताया, सभी के सभी क्वेश्चन बता दिया। इस प्रकार से हमारे सभी जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था जो मॉडल पेपर था हमने आपको सभी के सभी बता दिया। बच्चों और बताओ कमेंट करके और कौन कौन से टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अब बच्चों बहुत मेहनत लगता है एक मॉडल सेट बनाने में, तो लाइक जरूर किया करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।